हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर को। आज करेंगे द हिंदू एनालिसिस। इससे पहले हम देख लेते हैं एक अनाउंसमेंट को। फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब हम आपके लिए लाए हैं एक कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स विच विल टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। इसमें हम आपके करंट अफेयर्स करवाएंगे फ्रॉम जुलाई 2020 से लेके जून 2021 तक के। इसमें 3 बार आपका रिवीजन होगा, लाइव मैराथन सेशन होंगे, लाइव मॉक टेस्ट होंगे और लाइव डाउट सेशंस भी होंगे। सारे फैकल्टीज सारे एक्सपीरियंस्ड हैं एंड अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक्स देख लेते हैं। GS1 में पॉपुलेशन में से चकमा एंड हजोंग इन कम्युनिटीज के बारे में पढ़ेंगे। देन GS2 में डिफेंस में से रशियन स्टेल्थ फ्रिगेट्स के बारे में देखेंगे। GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में से ताउते यास एंड प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट, ये एक एडिटोरियल है द हिंदू का। इसको देखेंगे कि किस तरह से हमें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस करनी चाहिए। एंड देन इकोनॉमी में से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में देखेंगे एंड असेट मोनेटाइजेशन के बारे में देखेंगे। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। देन टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो। तो देखिए, कई बार हमको लगता है कि हम ये चीज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमको पता ही नहीं चलता कि हमारी स्ट्रेंथ कितना है, हमारा पोटेंशियल कितना है। जब हम कोई चीज़ कर लेते हैं, हमारा कोई डिफिकल्ट सा गोल अचीव कर लेते हैं या धीरे धीरे हम बढ़ते रहते हैं, तब हम और इवॉल्व होते हैं और तब हमें पता चलता है कि हमारा पोटेंशियल ये भी था। इसीलिए कभी भी हमको ये नहीं फील करना चाहिए कि हमसे ये चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बिकॉज वी आर मोर स्ट्रॉन्गर देन वी नो। ओके, सो शुरू करते हैं आज का सेशन। रशियन स्टेल्थ फ्रिगेट्स टू कम इन 2023। तो देखो, हम रशिया से, हमने कल भी एक आर्टिकल देखा था जिसमें हम रशिया से असॉल्ट राइफल्स और हेलीकॉप्टर्स लेने वाले थे, प्रोक्योर करने वाले थे। इस बार हम यहाँ से ले रहे हैं स्टेल्थ फ्रिगेट्स। अब ये स्टेल्थ फ्रिगेट्स क्या होते हैं? ये फ्रिगेट मतलब होता है वॉरशिप का टाइप, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अ टाइप ऑफ वॉरशिप को फ्रिगेट्स कहते हैं। स्टेल्थ का मतलब होता है, स्टेल्थ मतलब होता है स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी बोलते हैं ना। तो स्टेल्थ का मतलब होता है जो छुप सके, सरफेस के नीचे छुप सके, या जिसको ढूंढने की या रडार में पकड़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो, तो स्टेल्थ फ्रिगेट कहते हैं। तो इसका नाम क्या है? क्रिवक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट, ठीक है, क्रिवक क्लास। इस तरह की स्टेल्थ फ्रिगेट हम लेने वाले हैं रशिया से। तो कुल 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स होंगी, जिसमें से जो पहली 2 हैं वो हम प्रोक्योर करने वाले हैं रशिया से सीधे, और जो बाकी के 2 हैं उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके हम लेने वाले हैं। ओके, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे हम रशिया से, सीखेंगे कि किस तरह से इसकी टेक्नोलॉजी बनी हुई है और उसके बाद हम उसको यहीं पे इंडिया में ही बनाएंगे। ओके, तो इंडिया में इसको कौन बनाएगा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इसको इंडिया में बनाएगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद। और ये जो डील साइन हुई थी, ये 2016 में साइन हुई थी। $1 बिलियन की डील है, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ये याद रखना, क्रिवक क्लास जो स्टेल्थ फ्रिगेट्स बना रहे हैं वो रशिया से ले रहे हैं हम, ठीक है। रशिया से ले रहे हैं पहले 2 सीधे, और बाद में 2 जो है वो हम अपने यहाँ पे बनाएंगे। अब इसकी बात करें तो देखो, इसकी स्पीड जो है वो 30 नॉट्स तक है। इसमें क्या यूज हो सकता है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल यूज हो सकती है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। देखो, ब्रह्मोस भी जो है ना, ये भी इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई थी। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये यूज हो सकती है इसमें। अच्छा देखो, सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है? ये स्पीड से डिनोट करते हैं, ठीक है। सुपरसोनिक किसी एक पर्टिकुलर स्पीड की होगी, हाइपरसोनिक उससे बड़ी स्पीड की होगी, इस तरह से होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, ये यूज करेगी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का, जिससे ये इजीली रडार में नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। 2023 तक हमारी पहली ये जो स्टेल्थ फ्रिगेट है ये आ जाएगी क्रिवक क्लास की। तो देखो, डिफेंस सेक्टर में से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्रिवक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट हम कहाँ से ले रहे हैं। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। प्लान टू डिपोर्ट 60,000 चकमा फ्रॉम अरुणाचल स्लैम्ड। तो देखो, चकमा एक कम्युनिटी है, चकमा के साथ हजोंग भी एक कम्युनिटी है। इन दोनों कम्युनिटीज़ को डिपोर्ट करने की बात की जा रही है। 60,000 चकमास को डिपोर्ट करने की बात की जा रही है, जिसके बाद जो चकमास की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया है कि हम यहाँ से क्यों हटें, हम क्यों यहाँ से माइग्रेट करें, ठीक है। तो देखो, थोड़ा सा बैकग्राउंड जाने तो चकमा और हजोंग जो है ना, ये दोनों कम्युनिटीज़, चकमा और हजोंग, ये दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं ये पहले चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट में रहती थी, जो अब बांग्लादेश का पार्ट है, ठीक है। इसको बाद में 1964 के टाइम पे, 1964-68 के टाइम पे ये माइग्रेट करके इंडिया आ गई और इंडिया के नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी में रहने लगी, जो आज की डेट में अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। तो 1964 में ये आए थे चित्तगोंग, जो ट्रैक्ट थे, जो पहले इंडिया का ही पार्ट था, बाद में ये बांग्लादेश का पार्ट हो गया, यहाँ से भाग के आए अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है।
तो ये आपको पता होना चाहिए चकमा और हजोंग के बारे में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की है, चित्तगोंग हिल ट्रैक से भाग के आई है और अरुणाचल में अभी रह रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसके बारे में कुछ और चीजें बता देती हूँ मैं आपको। चकमा एंड हजोंग, ठीक है, ये दोनों एथनिक पीपल हैं, ठीक है, एथनिक पीपल हैं चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट के, जो आज के डेट में बांग्लादेश में आता है। ऑलराइट, इसके बाद चकमा जो है ये प्रीडोमिनेटली बुद्धिस्ट है। चकमास आर बुद्धिस्ट एंड हजोंग्स आर हिंदूज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको याद होना चाहिए। हजोंग्स आर हिंदूज एंड चकमास आर बुद्धिस्ट, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार में इनको पाया जाता है। सबसे पहले ये अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि अब जो बांग्लादेश है और जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, यहाँ से भाग के आए थे 1964-65 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, और अरुणाचल प्रदेश में आके रहने लगे थे, ठीक है। चकमास क्यों भाग के आए थे? क्योंकि इन्होंने अपना लैंड खो दिया था वहाँ पे, तो इनका लैंड इन्होंने कब्जा कर लिया था यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, कप्ताई डैम बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, उस टाइम ये ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान में कप्ताई डैम बन रहा था, जहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिस्केट कर दिया गया था लोगों का, और इसमें मेजरली थे चकमास। इनका लैंड ले लिया गया था इस कप्ताई डैम को बनाने के लिए, इसलिए ये लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है, क्योंकि इनके पास रहने की जगह ही नहीं थी। और ये किस रिवर पे बन रहा था? कर्णफुली रिवर पे बन रहा था। देन बांग्लादेश जो हजोंग जो कम्युनिटी है, ये वहाँ से भाग के आई क्योंकि इनको रिलीजियस परसिक्यूशन वहाँ पे सहना पड़ रहा था, ठीक है। इन्हें रिलीजियस, ये माइनॉरिटी थे वहाँ पे, नॉन मुस्लिम्स थे, ठीक है, और ये इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, इनका परसिक्यूशन हो रहा था इनका, इसीलिए ये हजोंग जो थे ये वहाँ से यहाँ भाग के आ गए, ठीक है। और ये बंगाली भी नहीं बोलते थे, तो देखो बांग्लादेश में रह रहे हैं, बंगाली नहीं बोल रहे हैं, नॉन मुस्लिम है, तो ये एक माइनॉरिटी हो गई, इसीलिए इनको यहाँ पे भाग के आना पड़ा, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन हो रहा था इनका। ओके, अभी देखो चकमास एंड हजोंग्स जो है हमारे यहाँ के सिटीजन है, सिटीजन बाय बर्थ है, ठीक है, अंडर सिटीजनशिप एक्ट, और इनके पास जो राइट टू वोट है वो भी है, ठीक है, वोटिंग राइट्स इनको 2004 में दिए गए थे। और एक चीज और कि CAA के अंतर्गत अभी चकमास और हजोंग को नहीं रखा गया है, ठीक है। तो ये आपको सब पता होना चाहिए, ये स्पेशली पता होना चाहिए कि चकमा कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बुद्धिस्ट, और हजोंग हिंदूज है, ठीक है। आए हैं कहाँ से? ये बांग्लादेश वाले चित्तगोंग ट्रैक से भाग के, ठीक है। किसी का लैंड ले लिया गया था और किसी के ऊपर रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा था, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ताउते यास एंड प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट विद द राइज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिवास्टेटिंग साइक्लोन्स, इंडिया नीड्स टू लुक एट द लॉन्ग टर्म मिटिगेशन मेजर्स। तो देखो साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं इंडिया में, और इसीलिए हमें लॉन्ग टर्म मेजर्स की तरफ देखने की ज़रूरत है, ये चीज़ कही गई है। पर आगे बढ़ें उससे पहले एक बार साइक्लोन क्या होता है इसको समझो। तो देखो ये साइक्लोन जो है ना, वैसे तो ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट अगर हमको समझना है कि साइक्लोन को किस तरह से मिटिगेट किया जाए, तो उससे पहले समझना पड़ेगा कि साइक्लोन होता क्या है। तो देखो साइक्लोन में हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करेंगे, क्योंकि इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन ही दिखते हैं हमको। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन एक इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म होता है, आप देख सकते हो इस तरह से पिक्चर में, ठीक है, इस तरह से सर्कुलर स्टॉर्म होता है, ठीक है, जो वार्म ट्रॉपिकल ओशन से स्टार्ट होता है, और ये लो प्रेशर पे बेस्ड होता है, हाई विंड्स और हैवी रेन। तो देखो जो सेंटर है ना, इसमें सबसे ज़्यादा लो प्रेशर होता है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। साइक्लोन जो है वो लो प्रेशर के आसपास ही बनता है, वार्म सरफेस वाटर पे बनता है, ठीक है, जो सरफेस होता है वार्म वाटर का उस पे बनता है ये। विंड्स बहुत तेज होती है, रेन्स बहुत तेज होती है इसके आसपास। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आई। देखो इसके बारे में हमने कल परसों एक क्वेश्चन भी लिया था, प्रीवियस एक क्वेश्चन था, सीधा क्वेश्चन था इसके ऊपर, ठीक है। ये सेंटर जो रीजन दिख रहा है ना आपको, ये वाला रीजन है आई, ठीक है। यहाँ पे जो विंड्स होती है ना ये काम होती है, यहाँ पे इतना शोर नहीं होता जितना बाहर होता है, यहाँ पे रेन्स भी नहीं होती, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटेंस लो प्रेशर रहता है और वार्म टेम्परेचर रहता है, ठीक है। इसके बाद इन्हें अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें कही जाती है, जैसे ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं, हरिकेन्स कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक और पैसिफिक साइड पे, टाइफून कहते हैं इसको चाइना वाली साइड पे, विलीज कहते हैं ऑस्ट्रेलिया साइड पे, ठीक है। इंडिया में इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखो स्टॉर्म्स जो है वो नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है, देखो ये अर्थ है हमारा, अर्थ में ये अपर वाला जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में सीधा आता है, तो ये पता होना चाहिए आपको। देन कंडीशंस क्या है, किन कंडीशंस में साइक्लोन अच्छा बनता है और इंटेंसिफाई होता है। तो सबसे पहला तो लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर, जिस सरफेस के ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर ये साइक्लोन बन रहा है उसका टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट तो होनी चाहिए। कोरियोलिस फोर्स वो जो इसको घुमा सके, ठीक है, विंड्स को गोल गोल घुमा सके। देन थर्ड, यहाँ पे वर्टिकल विंड स्पीड ऑलरेडी स्मॉल वेरिएशन में होनी चाहिए। देन प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए यहाँ पे, और अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए। देखो इस तरह से ऊपर जाके ये डाइवर्ज हो रही है ना विंड इस तरह से, तो ये अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए यहाँ पे। ऑलराइट, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आता है, सिर्फ इतने से ही एक सीधा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ज्योग्राफी में से, साइक्लोन के ऊपर। ओके, एंड साइक्लोन बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। तो चलो अब इस एडिटोरियल को देख लेते हैं। सबसे पहले देखो ताउते और यास आया था अभी रिसेंटली गुजरात महाराष्ट्र वाले रीजन में। गुजरात में आया था कौन सा, ताउते, और उड़ीसा में आया था यास, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई, जैसे कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे तबाही मचाई, एग्रीकल्चर में तबाही मचाई। इसके अलावा यहाँ पे 199 लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है, और 37 मिलियन पीपल जो थे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट हुए थे यहाँ पे। फिर इकोनॉमिक लॉस जो हुआ यहाँ पे 320 बिलियन रुपीज़ का इकोनॉमिक लॉस हुआ था। ओके, क्रॉप एरिया यहाँ पे खराब हुआ। इसके साथ साथ यहाँ पे जो ट्रीज थी वो अपरूट हो गई, ठीक है, ट्रीज टूट गई, जिसके कारण ग्रीन कवर जो है ना वो खराब हो गया, डिप्लीट होता जा रहा है। एंड कोविड के कारण ऑलरेडी फाइनेंशियल बर्डन था हमारी सरकार पे, अब इन सब के कारण भी एक और फाइनेंशियल बर्डन आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ा हुआ अगर होता है तो वहाँ पे इजीली साइक्लोन बढ़ता है। अब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो सी सरफेस टेम्परेचर है, ठीक है, सी सरफेस टेम्परेचर ये ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, और इसी के कारण साइक्लोन्स बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली बन रहे हैं, ठीक है। और नॉर्दर्न इंडियन ओशन में ये सी सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसके कारण साइक्लोन बार बार बन रहे हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम आईएमडी की माने, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की माने, तो जितना हमारे कोस्ट पे साइक्लोन आते हैं वो टोटल 7% है। ग्लोबली जितने साइक्लोन आते हैं ना उसमें से 7% जो साइक्लोन है वो सिर्फ हमारे कोस्ट पे आते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी देखो लास्ट ईयर 5 से 6 ट्रॉपिकल हर साल 5 से 6 ट्रॉपिकल साइक्लोन आते ही आते हैं, जिसमें से 2 से 3 तो बहुत ज़्यादा सिवियर होते हैं। और इंडिया की कोस्ट लाइन भी इतनी बड़ी है, लगभग 7500 किलोमीटर्स की है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इतनी लंबी कोस्ट लाइन होने के कारण हमारे 96 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे लगभग 262 मिलियन लोग रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आता है साइक्लोन तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ ये भी बताई गई है कि इसमें ये बताया गया है कि 200 मिलियन सिटीज़ जो हैं, 200 मिलियन सिटी रेसिडेंट्स जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं 2050 तक स्टॉर्म्स से इंडिया में, ठीक है। इसके बाद इसकी सिवियरिटी बताई गई है कि साइक्लोन्स की सिवियरिटी क्या है इंडिया में। तो देखो नेचुरल डिजास्टर्स में देखें तो साइक्लोन सेकंड सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट फिनोमेना है इंडिया में आफ्टर फ्लड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 15% जो इंडिया के नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो हुए हैं साइक्लोन्स की वजह से अकेले, ठीक है। पहले नंबर पे आती है फ्लड के कारण सबसे ज़्यादा डिजास्टर आते हैं, सेकेंड आता है साइक्लोन के कारण। सेकेंड चीज़ ये कही गई है कि सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव की बात करें, मोस्ट एक्सपेंसिव डिजास्टर्स की, तो उसमें भी सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव डिजास्टर है ये, ठीक है, आफ्टर फ्लड्स। तीसरी चीज बात करें कि थर्ड मोस्ट लीथल डिजास्टर है, सबसे ज्यादा जानलेवा जो है ना थर्ड नंबर पे वो है साइक्लोन्स। आफ्टर फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे है अर्थक्वेक और सेकंड पे है फ्लड्स और थर्ड पे आता है साइक्लोन। तो सबसे ज्यादा जानलेवा भी साइक्लोन ये थर्ड नंबर पे। ऑलराइट, फिर देखो इसमें और भी कई चीज़ें डाटा दिया गया है, जैसे साइक्लोन जो है ना ये डिक्लाइन कैसे होते हैं। साइक्लोन्स देखा गया कि साइक्लोन के डिक्लाइन के लिए या मिटिगेशन के लिए हम कुछ मेजर्स कर सकते हैं, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा सकते हैं, साइक्लोन फोरकास्टर लगा सकते हैं, बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे कि इवैक्यूएशन टाइम पे कर ले, रिहेबिलिटेशन हम टाइम पे कर लें, रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन हम टाइम पे कर लें, तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन तब भी हम जीरो फैटेलिटी तक नहीं पहुँच पाएंगे। जीरो फैटेलिटी मतलब एक भी इंसान की मौत ना हो, यहाँ पे जीरो फर्टेलिटी तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है और बहुत लंबा है अभी भी, ठीक है। जैसे कि देखो अब इसकी हम बात कर रहे थे कि फिस्कल बर्डन बहुत बढ़ जाएगा, पहले ही कोविड के कारण काफ़ी ज़्यादा फिस्कल बर्डन है, अब इसके कारण भी और फिस्कल बर्डन बढ़ जाएगा सरकार के ऊपर। अब यहाँ पे एक चीज़ ये कही गई है कि इसके कारण जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है उनके कारण लगभग 13 गुना सरकार का खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट है एक 2021 की, इसमें कहा गया है कि इंडिया 7th नंबर पे आता है, ठीक है, वर्ल्ड के वर्स्ट हिट कंट्री के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर कोई डिजास्टर से वर्स्ट हिट कंट्रीज की लिस्ट बनाए तो उसमें 7th नंबर पे इंडिया आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो इंडिया में अराउंड 2200 ह्यूमन लाइफ हमने खोई है, ठीक है, लगभग $68 मिलियन की हमको यहाँ पे नुकसान हुआ है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा मॉडल है, उड़ीसा मॉडल,
ठीक है। उड़ीसा मॉडल में क्या है, देखो 1999 पे यहाँ पे एक सुपर साइक्लोन आया था। इस सुपर साइक्लोन को उड़ीसा ने काफ़ी अच्छी तरह से मिटिगेट किया। ठीक है, किस तरह से, अब देखो मिटिगेट करने का मतलब क्या है कि साइक्लोन तो आएगा लेकिन उसके इम्पैक्ट को आप कैसे कम करोगे। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले तो डिजास्टर वार्निंग सिस्टम लगाया था हर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, देन क्या किया, यहाँ पे इन्होंने इवैक्यूएशन शेल्टर्स बनाए थे साइक्लोन प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स में। तो जहाँ पे साइक्लोन आ सकता है वहाँ पे पहले से यहाँ पे रेस्क्यू और इवैक्यूएशन सेंटर्स बनाए हुए थे। देन एक उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन्होंने प्रॉपर्ली सेटअप की थी। रेगुलर कैबिनेट मीटिंग करते थे ये डिजास्टर प्रिपेयरनेस को लेकर। और एक उड़ीसा डिजास्टर एक्शन फोर्स भी बनाई हुई थी, रैपिड एक्शन फोर्स भी बनाई हुई थी इन्होंने। ठीक है, तो हम इनका मॉडल अपना सकते हैं अपने इकोनॉमिक और ह्यूमन लाइफ्स के लॉस को बचाने के लिए फॉर डिफेंस फॉर डिजास्टर प्रिपेयरनेस। ऑलराइट, इसके बाद इसमें कुछ एसेंशियल स्टेप्स दी गई हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमको साइक्लोन वार्निंग सिस्टम बनाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दैट हम प्रिपेयर्ड रहें अगर कोई साइक्लोन आने वाला है तो भी। दूसरी चीज़ इसमें ये बताई गई है कि हमको शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन करना चाहिए। शेल्टर बेल्ट यानी कि हमको अपने यहाँ पे अफॉरेस्टेशन ज़्यादा करना चाहिए, फॉरेस्ट को हमको बढ़ावा देना चाहिए, मैंग्रोव्स को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, कोस्टल रीजन में। तो देखो क्या होता है ना कि अगर कोस्ट है और यहाँ पे वेजिटेशन अच्छी है तो अगर यहाँ पे फ्लड आती भी है या फिर साइक्लोन कहाँ से आएगा, यहाँ से ही तो आएगा ना, ओशन वाले रीजन से। तो अगर साइक्लोन आता भी है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी इन वेजिटेशन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे वेजिटेशन का होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ कि हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें जो साइक्लोन रिजिलियंट हो। ठीक है, साइक्लोन रिजिलियंट कैसे, जैसे कि हम यहाँ पे जो सर्ज रिजिलियंट यहाँ पे एम्बैंकमेंट्स बनाए, डैम्स जो हों वो हमारे स्ट्रॉन्गर हों, अगर साइक्लोन आता है तो टूटे ना। ठीक है, कैनाल्स ऐसी बनाए, कनेक्टिविटी हमको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, देन वाटर लॉगिंग रोकें। ठीक है, लो लाइंग एरियाज में। इसके बाद डिजास्टर रिजिलियंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट ना हो इलेक्ट्रिसिटी या पावर सेक्टर पे बिकॉज ऑफ साइक्लोन। ठीक है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी अगर चली जाती है तो फिर वहाँ का सारा रिहैबिलिटेशन और रेस्क्यू वर्क रुक जाता है। इसीलिए पावर सेक्टर को और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को साइक्लोन रेजिस्टेंट बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारे इशूज़, ये सारे स्टेप्स थे। एक और स्टेप इसमें बताया गया है कि हमको कोऑर्डिनेशन जमाने की ज़रूरत है सेंटर और स्टेट के बीच में, सो दैट इफेक्टिवली हम डिजास्टर्स को मिटिगेट कर पाएँ। ठीक है, तो ये पूरा इशू था डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, अच्छा इशू था और अच्छे पॉइंट्स थे इसमें साइक्लोन को लेकर। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड। तो देखो आरबीआई पैनल मूव्स 4 टायर्स फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता क्या है पहले ये समझो। तो देखो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी कि सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक को समझो। कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है, सबसे पहले आसानी से समझो। मेंबर जो है ना, सपोज कि मैं हूँ, ठीक है, मेरा नाम ए है। ठीक है, ए जो है इसका मेंबर भी है और इसका ओनर भी है इस बैंक का। कोऑपरेटिव बैंक का मैं ओनर भी हूँ और मेंबर भी हूँ। मतलब क्या कि मैं खुद इसको मैनेज करती हूँ। ठीक है, और मैं इसकी मेंबर भी हूँ, यानी कि इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो मुझे मिलेगा और इसमें मैं डिपॉजिट भी खुद ही करती हूँ। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल बैंक्स में क्या होता है कि मैनेजमेंट एक अलग टीम संभालती है, हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम उसके मेंबर्स होते हैं, हम डिपॉजिट करते हैं, हम लोन लेते हैं, हम उसके मेंबर्स हैं, हम उसके ओनर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ओनर भी मैं, मेंबर भी मैं। इसका मतलब क्या है, देखो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के कंसेप्ट पे चलता है। इसका मतलब है जो मेंबर्स हैं किसी भी कम्युनिटी ग्रुप के, सपोज कि किसी एक गांव के मेंबर्स हैं या फिर कोई भी एक ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कोई मेंबर्स हैं, तो इन सब मेंबर्स ने साथ में आए अपना एक ग्रुप बनाया और इन्होंने अपने आप को एक दूसरे को लोन्स देना स्टार्ट किए। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी मैं हूँ, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मैंने इस बैंक में लगा दिए। ठीक है, अब सबने थोड़े थोड़े पैसे लगाए, अब जब किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस पैसे में से किसी को भी लोन दे सकते हैं, अपने आप में से, अपने मेंबर्स के बीच में से हम किसी भी एक को लोन दे सकते हैं। तो इसको कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक, और उस पर जो भी प्रॉफिट आएगा वो सभी शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक। अब देखो कोऑपरेटिव बैंक जो होता है मेनली अर्बन और रूरल वाला होता है, अर्बन एंड रूरल होता है मेनली। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स भी होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं। अब देखो कमर्शियल बैंक और जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक है इसमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहली चीज रेगुलेशन का डिफरेंस होता है। कमर्शियल बैंक को पूरी तरह से आरबीआई कंट्रोल करता है, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं इनको आरबीआई पार्शियली कंट्रोल करता है। इसके अलावा रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है ये इनको कंट्रोल करते हैं। देन बोरोवर कैन बी अ शेयर होल्डर, जैसे कि मैंने बताया मेंबर ही ओनर है। ठीक है, तो बोरोवर कौन हो गया, मेंबर हो गया, और शेयर होल्डर कौन हो गया, ओनर हो गया। तो बोरोवर कैन बी अ शेयर होल्डर, यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट चलता है। ठीक है, और डेमोक्रेटिक फॉर्म का गवर्नमेंट रहता है, सॉरी डेमोक्रेटिक फॉर्म का बैंक रहता है, सारे डिसीजन साथ में मिलकर लिए जाते हैं। ऑलराइट,
तो ये हमने देख लिया। अब देखो आरबीआई में 4 टायर्स जो आरबीआई की एक पैनल थी, उन्होंने 4 टायर्स यहाँ पे बताए हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के हमको 4 टायर्स बनाने चाहिए। तो देखो 4 टायर स्ट्रक्चर क्या है, इसमें ये कहा गया है कि 4 कैटेगरीज में हमको डिवाइड करना चाहिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। जैसे कि टीयर 1 में कौन होगा, वो जिनके पास 100 करोड़ तक का डिपॉजिट है। टीयर 2 में कौन होगा, वो जिनके पास 100 से 1000 करोड़ तक का डिपॉजिट है। टीयर 3 में जिनके पास 1000 से 10,000 करोड़ का डिपॉजिट है। और 4 में 10,000 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट वाले लोग होंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, अब देखो कोऑपरेटिव बैंक में आपको ये भी पता होना चाहिए, कोऑपरेटिव बैंक में सपोज ए जो है, ए ने अपने पैसे डिपॉजिट किए और बी ने भी कुछ पैसे डिपॉजिट किए, ऐसे करके ए से लेके ई ने सबने अपने अपने थोड़े थोड़े पैसे डिपॉजिट किए। बीच में कभी बी को ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो बी यहाँ से लोन ले लेगा, ठीक है। इस तरह से काम चलता है। कमर्शियल बैंक्स में क्या होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें होती है, यहाँ पे डिपॉजिट होता है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, लोन मिलता है, ठीक है, सारी चीज़ें होती है। इसमें ओनरशिप अलग होती है और मेंबरशिप अलग होती है, ठीक है। मेंबर्स जो हैं वो, बोरोवर्स जो हैं वो अलग होंगे और शेयर होल्डर्स जो हैं वो अलग होंगे। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो असेट मोनेटाइजेशन के ऊपर ये एक टॉपिक है। एफएम यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर अनवील्स 6 लाख करोड़ असेट मोनेटाइजेशन प्लान। तो 6 लाख करोड़ का असेट मोनेटाइजेशन प्लान आया है। सबसे पहले असेट मोनेटाइजेशन क्या है इसको देखो। तो देखो असेट मोनेटाइजेशन का मतलब है creation of new sources of revenue by unlocking the value of hitherto unutilized and underutilized public asset। यानी कि सपोज कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, ठीक है, मेरी सपोज की है एयर इंडिया, ठीक है। एयर इंडिया जो है, मैंने देखा कि एयर इंडिया उतना प्रॉफिट कमा के नहीं दे रही है, अंडर यूटिलाइज है या अनयूटिलाइज है। तो मैं क्या करूँगी, मैं फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते इसको या तो बेचूंगी, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट करूंगी, या फिर बोलूंगी प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाऊंगी, सो दैट इसमें से मैं पैसे निकाल सकूं, इसका मोनेटाइजेशन कर सकूं, ठीक है। मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली मोनेटाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को आप पैसों में, कैश में कन्वर्ट कर दो, करेंसी में कन्वर्ट कर दो। तो एयर इंडिया को अगर मैं बेच दूं, डिसइन्वेस्टमेंट कर दूं, तो मेरे पास इसका मोनेटाइजेशन हो जाएगा और इस मनी को मैं फिर दूसरे कामों में, ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे नए सोर्स मैं क्रिएट करूँगी। नए सोर्स कैसे क्रिएट करूँगी, जो पुराना मेरा अनयूटिलाइज्ड असेट था उससे मैंने नए सोर्सेज क्रिएट करे हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसको कहते हैं असेट मोनेटाइजेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले इशू देख लेते हैं क्या है। तो 6 लाख करोड़ का असेट मोनेटाइजेशन यहाँ पे किया जाएगा थ्रू नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। अब देखो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, पहले ये देखो। तो देखो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एक 4 साल की पाइपलाइन बनाई जाएगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये पाइपलाइन बनाएगी फॉर द ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स। ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स कौन से होते हैं, जो ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। तो ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स, ऐसी हमारी सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्ति जिसके लिए हमने ये पाइपलाइन बनाई है, 4 साल तक के लिए काम करेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, मीडियम टर्म रोड मैप बनाया जाएगा कि हम किस तरह से असेट मोनेटाइजेशन करने वाले हैं, और इसमें विजिबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी इन्वेस्टर्स को। तो देखो सिंपल भाषा में क्या होगा कि ये जो मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, एक तरह से इसमें पोर्टल बना। पोर्टल में हमने बताया कि हमारा ये असेट्स जो है इसको हम मोनेटाइज करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो अब इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसको विजिबल, उनको विजिबल होगा कि कौन कौन से असेट्स हैं गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट चाहती है कि उसको मोनेटाइज करे। तो इसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर पाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसका ये काम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का। इसके साथ रोड मैप भी बनाएगी इसके थ्रू गवर्नमेंट, ठीक है, किस तरह से असेट मोनेटाइजेशन करना है। और 2021-2022 में यूनियन बजट में इसकी बात की गई थी, ठीक है, कि हम किस तरह से असेट मोनेटाइजेशन करने वाले हैं। एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि असेट मोनेटाइजेशन से हम सिर्फ फंडिंग इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैसों के लिए हम असेट मोनेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, इससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पैसा हमको यहाँ से मिलेगा उसको प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से हम उसके थ्रू नए इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर पाएँ। ये चीज़ कही गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। अब 6 लाख करोड़ की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है जो क्या करेगी, यही असेट मोनेटाइजेशन का काम करेगी, ठीक है। अब ये कौन कौन से सेक्टर्स में होगी, देखो फ्रॉम पैसेंजर ट्रेन टू रेलवे स्टेशन, सब कुछ, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब कुछ इसके अंतर्गत आ सकेगा। अब जैसे इसमें बताया गया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 25 एयरपोर्ट्स को मोनेटाइज करने की बात चल रही है। 40 रेलवे स्टेशन हैं जिनको मोनेटाइज करने की बात चल रही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे लाया जाएगा, एनकरेज किया जाएगा, ठीक है।
तो देखो इसमें प्लान ये है कि जब भी सपोज कि कोई एक एयरपोर्ट है, ठीक है, कोई एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट को गवर्नमेंट ने दिया प्राइवेट सेक्टर की किसी कंपनी को, किसी इन्वेस्टर को। अब ये प्राइवेट इन्वेस्टर क्या करेगा, इसको ऑपरेट करेगा, इसको ज़्यादा डेवलप करेगा, इसका और ज़्यादा इफिशिएंट बनाएगा इसको, और एक थ्रेशोल्ड टाइम के बाद वापस गवर्नमेंट को ये सौंप देगा। ठीक है, तो ये प्लान है, इस तरह से हम अभी असेट मोनेटाइजेशन करने वाले हैं। तो ये पूरा इशू था, इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतने टॉपिक्स थे। अब कल वाले क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विथ लोकसभा इन, तो राज्यसभा और लोकसभा की पावर्स किस में सेम होती हैं? देखो, इन मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, ये गलत है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर्स होती है ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए। देन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है क्योंकि दोनों के पास इक्वल पावर्स होती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। ठीक है, रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट और मेकिंग कट मोशन में इनके पास, लोकसभा के पास अपर हैंड रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या, बी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेटेड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी किस किस आर्टिकल नंबर में आता है, किस राइट में आता है? तो देखो, राइट टू इक्वालिटी में आता है। राइट टू इक्वालिटी जो है ये आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक के राइट टू इक्वालिटी वाले राइट्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं। इसमें आर्टिकल नंबर 17 में आता है राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। ठीक है, थर्ड है हमारा सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये कौन से किस में आता है? तो देखो, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की गई है डीपीएसपी में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, आर्टिकल नंबर 50 में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं। ये हैं आपके आज के लिए क्वेश्चंस। एक है पीवीटीजी के बारे में क्वेश्चन। ठीक है, देन ये है लिबर्टी की डेफिनेशन। देखो, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आराम से करना। और इसके बाद देन है एक तो हाई कोर्ट और जुडिशरी के बारे में, और उसके बाद एक है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो ये चारों के आपको आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं। आपका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ठीक है, आज भी इसी तरह से पार्टिसिपेशन रखना, और कल भी बहुत सारे लोगों ने सही आंसर्स दिए थे, इसीलिए मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि कई सारे लोग हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।